अस्सलाम वालेकुम जी। और आज हम ख़ास कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे बिकॉज़ हमारे लिए एक बड़ी मुश्किल सुबह है अगेन, क्योंकि जो ख़बर हम रात से फॉलो कर रहे हैं उस पे हम पहले भी कई मरतबा इन वाक़यात पे बात कर चुके हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है, ट्रेजेडी भी क्या, अब तो पता नहीं रोना आता है या हंसी आती है या अफसोस होता है या नहीं होता है। अब लिटरली आप उस कंडीशन में चले जाते हैं ना जब आपको आप सुन हो जाते हैं और आप सोचते हैं इन कराची, सो लेट अस टेल देम एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं आपको बताना चाहता हूँ ज़रा ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो पाकिस्तान की जीडीपी कंट्रीब्यूशन का मेजर हिस्सा है, जो चलता है तो पाकिस्तान के मामलात आगे बढ़ते हैं, इस शहर में 11 घंटे गुजर जाएं और एक बच्चे को ना निकाला जा सके गटर के अंदर से। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। कराची का एक इलाका है गुलशन इकबाल, वैसे तो हर इलाके में ये हो रहा होता है, उसके करीब खुले मैन होल में एक 3 साल का बच्चा जो है वो गिर गया और वो 3 साल का बच्चा गिर गया, उसी वक्त गिरा, उसी वक्त शोर मच गया। लेकिन जो होता है वो ये हुआ कि मैन होल में जब छोटा बच्चा या कोई भी एक्चुअली गिर जाए तो उसके बाद उसको ढूंढना, उसको निकालना, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस बात को, इस वाक़े को कोई ऑलमोस्ट 10-11 घंटे हो चुके हैं, रात से हम इसको फॉलो कर रहे हैं और ये इतनी ट्रेजेडी है कि, और इट्स नॉट इवन अ न्यू थिंग कि ये होना कि जी ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, कैसे मैन होल खुला हुआ था। ये रेगुलरली हमारे यहाँ होता है कराची में। उसके बाद एक पूरी एक कॉन्वर्सेशन होती है, इस पर थोड़ा सा काम शाम हो जाता है, कुछ मैन होल्स को कवर करने की बात होती है, कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि मैन होल के कवर्स जो हैं ये जाते किधर हैं। ये सारी बातों के बाद फिर बात ठंडी हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद एक नया वाक़या हो जाता है। हम इस मरतबा भी देखेंगे। हाँ, लेकिन अफसोस है हम सब पे भी। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि किसका क्या किरदार हो सकता है, लेकिन जो लोग इसके वाकई जिम्मेदार हैं, आप कैसे मुतमईन होते हैं? अव्वल तो जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या उनको पता है कि वो जिम्मेदार हैं? मुझे तो लगता है कि कभी कभार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इसको ना शिफ्ट करते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि ये कोई करना नहीं चाहता। दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन ले, क्योंकि ये तो होना नहीं है और फिर ये भी पता होता है कि कुछ दिनों बाद ये दोबारा होना है। ये सुने ज़रा, डिस्पाइट, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि पता नहीं ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मदद को जब लोग आए तो उन्होंने अपनी मदद आप हैवी मशीनरी खुद बुलाई, क्योंकि इदारों ने कह दिया था हमारे पास कोई हैवी मशीनरी नहीं है, हम किसी से कोई इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। यानी अगर आपका बच्चा गिर गया अंदर तो खुद जाएं, ढूंढे मशीनरी, लेके आए। मशीनरी मिल गई, लोगों ने किराए पे मशीनरी मंगा ली, लेकिन करीबी बीआरटी का काम भी हो रहा था और शहर में जाहिर है रेस्क्यू इदारे अगर मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 है, दीगर लोग हैं, वाटर बोर्ड है, तो उनके पास हम एक्सपेक्ट करेंगे ना। और ये कराची का मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है, ये कराची का सेंट्रल इलाका है। नीपा, गुलशन इकबाल, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कोई गांव है, कोई देहात है, नहीं। दिस इज लाइक अ सेंट्रल कराची, जहां पे एक बच्चा, उस बच्चे की मां का आप हाल देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इकलौता बेटा था, इब्राहिम इसका नाम था। और 1000 दफ़ा होता है, आप अपने बच्चों के ऊपर रख के सोच लीजिए, कितनी दफ़ा होता है कि बच्चे दुकान के अंदर जा रहे होते हैं या दुकान से बाहर आ रहे होते हैं। ग्रॉसरी करने गया था अपने वालिद के साथ और बच्चों की आदत होती है कि वो हाथ छुड़ाकर जरा आगे तक चले जाते हैं, लेकिन इस बच्चे को नहीं पता था कि ये कराची में रहता है। अच्छा, ये नॉर्मल चीज है, बच्चे का हाथ छुड़ा के इधर उधर भागना ना नॉर्मल बात है। जो नॉर्मल नहीं है वो ये है कि रेस्क्यू हुकाम जब वहां पहुंचे तो उनका ये कहना था कि उनके पास खुदाई के लिए मशीनरी नहीं है। मतलब आप रेस्क्यू हुकाम है और उस शहर में आप रेस्क्यू कर रहे हैं जहां मैन होल में बच्चों का गिरना, किसी का गिरना एक मामूल सी बात है। तो रखें कुछ इस किस्म की चीजें कि अगर ऐसा हो ही जाता है और आप प्रिवेंट नहीं कर सकते तो कोई फौरी उसको मदद करने के लिए कोई मशीनरी, कोई चीज़ें तो आपके पास हों। तो वो भी फिर ये हुआ कि इर्द गिर्द के जो लोग थे, ऑब्वियसली एक मजमा इकट्ठा हो गया, उन्होंने खुद ही जो है वो मशीनरी भी लेके आए। लोगों ने यहाँ पे आने की कोशिश भी की, एमक्यूएम के फारूक सत्तार साहब भी आए, लोगों ने वापस भेज दिया, लोगों ने गाड़ी से उतरने नहीं दिया, लोगों ने एहतजाज किया, पथराव किया, दोनों ट्रैक सड़क के बंद कर दिए। मतलब कहीं तो आप बस करें यार, कहीं तो आप बस करें, कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और लिटरली ये एक एक गली की तस्वीर, दो गलियों की तस्वीर, फलानी जगह पेवर लग गए, फलानी जगह पेंट हो गया वाइट।
मतलब हमें इस किस्म की चीज़ें नहीं चाहिए, वो आई वॉश जिसको हम कहते हैं ना कि कहीं खूबसूरती कर दो, कहीं पेंट हो गया, कहीं ग्रीनरी आ गई। नो, वी वांट दीज थिंग्स। ये भी चाहिए, ये मगर जिस स्केल पे चाहिए हमें नहीं पता आपके पास रिसोर्सेज हैं। हाँ, लेकिन प्रायोरिटाइज थोड़ा सा कर लें। प्रायोरिटाइज तो जान बचाना होना चाहिए। हम लिटरली बात कर रहे हैं मैन होल्स के ढक्कनों की, हम ढक्कन की बात करें, मतलब एक और दुनिया में भी ये होता होगा, लेकिन माशाल्लाह हमारे यहाँ तो जब ढक्कन गए तो गए, वापस मुड़ के नहीं आना। बड़ी इनोवेटिव चीज़ें दुनिया में होना स्टार्ट हो गई है। मे बी वी नीड टू गो देयर एंड थिंक दैट, बिकॉज अदरवाइज ये वाक़ये जो हैं सामने होते रहेंगे। एक और लिटिल डिटेल, मतलब मैं तो सिर्फ उस माँ की जो चीखें थी ना, सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं, और मेरा तो दिल हिल गया था जिस तरह वो अपने बच्चे का नाम ले रही थी और लोगों को एक इम्प्लोर कर रही थी कि मेरे बच्चे को निकालो, अकलौता बेटा। ये भी आप मुझे जितने भी लोग हैं जो साहिब इख्तिदार हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो साहिब औलाद भी तो हैं। सोचें ना अपने ऊपर रख के, सोचें कि आप किसी बेहतर इलाके में नहीं रहते और आप, ये कोई वो नहीं है, ये कोई कच्ची आबादी नहीं है। यहाँ पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। आप यहाँ रहते होते और आपके पास आप बड़े बड़े बंगलों और इनमें ना रहते होते और आपके साथ ये हो जाता। सोचें, अब तो आप ये सोचें कि आपके साथ ये हो जाता, तो शायद फिर आपको एहसास हो कि ये नहीं होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं तो क्या कहूँगी अब्दुल्ला कि अब ये इतनी हो चुकी है बात, एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी इमोशनल, हम हो जाते होते हैं इस किस्म की बात पे। तो एक्चुअली होना चाहिए इमोशनल, वॉर फुटिंग पे काम करें। अगर इमोशनल नहीं होंगे ना तो काम भी नहीं होंगे। नहीं, वैसे तो काम जैसे हो रहा है, मतलब अब तो सारे हुक्मरानों को भी इमोशनल होना चाहिए। इसको मिशन बना ले, कोई इसको मिशन बना लेंगे, बस ये तो होना है, बाकी सारी चीजें अलग। सबसे पहले तो हम अपने शहर के बच्चों को बचाएंगे फ्रॉम दीज मैन होल्स जिनमें उनका कोई कसूर नहीं है। इधर उधर भाग रहे हैं, नजर भी नहीं आती चीजें, और अंदर गिर जाते हैं और उसके बाद बह जाते हैं। एंड द एंटायर सिटी हैज़ दिस स्ट्रक्चर कि कहाँ मिलेंगे फिर, मतलब दिन लग जाते हैं मिलने में। तो लिहाजा अगर कोई मिशन बना लेना कि एवरीथिंग असाइड सबसे पहले हम ये करेंगे और फिर हम विजिलेंट रहेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे और उसकी, ताकि उसकी चोरी वगैरह ना हो। या फिर जब रिपोर्ट मिलेगी जी मैन होल जो है ये बिल्कुल, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है और ये खुला पड़ा है, तो हर चीज़ छोड़े हो, पहले उधर पहुँचे। तो ये कुछ चीजें, ये माइंडसेट्स बदलने वाली है। इस शहर को बेहतर करने का कोई मिशन बना लें प्लीज, अब खुदारा आप बना लें, मतलब अब करिए। अच्छा, वी विल ऑफ कोर्स कीप यू अपडेटेड ऑन दैट, क्योंकि हम बहुत ही इन्वेस्टेड हैं इस स्टोरी, कहना पड़ेगा। अब तो ओवर द वीकेंड बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी होती रही हैं। एक थोड़ी सी सेमी खुशी की, अच्छा हम नहीं, खुशी की क्या खबर है? खुशी की ये खबर थी कि भाई बताना ये था, पेट्रोल की कीमत जो है ना 2 रुपए फी लीटर कम हो गई है, ठीक है। लेकिन हम काशिफ के पास चलते हैं। काशिफ मुश्ताक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ बताइएगा रेस्क्यू का काम कहाँ तक पहुँचा और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, रात बजे के करीब अब्दुल्ला ये वाकया रिपोर्ट हुआ और उसके कि अब तक सरकारी जो मशीनरी है वो नहीं पहुंची है। रेस्क्यू के जो एहलकार हैं, ईडी के हों या छिपा के हों, उनकी जानिब से जो है वो कोशिश की गई कि जो जिस मैन होल के अंदर ये बच्चा गिरा उस पर जो है वो ऑपरेशन किया जाए। करीब मौजूद जो बीआरटी की मशीनरी थी, जो इलाका मकीन है, जो मुश्किल अफराद थे यहाँ के, उनकी जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश की गई कि वो मशीनरी इस ऑपरेशन के अंदर मदद करे, लेकिन उस मशीनरी की जानिब से भी जो है वो मदद नहीं की गई। इलाका मकीन मुश्तिल हुए हैं और उसके बाद से यहाँ स्पॉट के ऊपर किसी भी शख्स को जो है वो करीब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मीडिया नुमाइंदगान को भी जो है वो पथराव किया गया है और उसके बाद से लेके अब तक जो नीपा चौरंगी के अतराफ की दोनों सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस वक्त हम नीपा का जो ब्रिज है इसके ऊपर मौजूद है, यहाँ से ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जा रहा है, जबकि जो नीचे की दोनों की सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं और इलाका मकीनों की जानिब से किसी भी गाड़ी को वहां से नहीं गुजरने दिया जा रहा है। रात से जो है वो यहाँ हालात कसीदा है और सरकारी जो मशीनरी है वो अब तक नहीं पहुंची है। बताया गया कि 11 बजे के करीब जो एक शॉपिंग सेंटर है यहाँ पर, वहाँ जो है वो एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर आया और जो है वो मोटरसाइकिल पार्क कर रहा था। उसकी पार्किंग के अंदर तो बच्चा जो है वो मेन हॉल वहाँ मौजूद था, उसके अंदर जो है वो गिरा है और उसके बाद से लेके अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। जो इलाका मकीन है या फिर सराउंडिंग के जो लोग रहते हैं उनकी जानिब से अपनी मदद आप के तहत जो है वो मशीनरी तलब की गई और उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। काशिफ, फॉर क्लैरिटी से कि आप जरा दोबारा बता दें, आप कोई दूसरा किस्सा सुना रहे हैं? क्योंकि हम जो उस बच्चे की ही बात कर रहे हैं। फिर
और अभी तक नहीं मिला, बस यही हो रहा है ना। अच्छा, मुझे लगा कि आपने किसी और शख्स की बात की है जो मोटर बाइक पे आया है। वही बच्चा अपने वालिद के साथ मोटर बाइक पे आया था, एंड देन वालिद वेंट इनसाइड एंड बोथ वेंट फॉर शॉपिंग। और जब वापस आ रहे थे तो बच्चे ने हाथ छुड़ा के आगे जाने की कोशिश की। आगे खुला मैनहोल था जिसमें पानी का बहाव भी बाय द वे हम देख सकते हैं, जो क्लोजअप विजुअल हमें नजर आ रहा है, पानी इतना तेज बह रहा है, वो बच्चा तो कहां से कहां पहुंचा होगा। अच्छा, अभी एग्जैक्टली इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू की काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक कोई सरकारी मशीनरी यहाँ नहीं पहुंची है। जो बच्चे की फैमिली है, जो वालिद है, जो यानी शायद है इस वाक़े का, वो भी ये बताता है कि जैसे ही ये बच्चा डूबा उसके फौरी बाद से जो है वो उसकी जानिब से रेस्क्यू इदारों को कॉल की गई, लेकिन क्योंकि पानी का बहाव जैसे कि आपने भी बताया कि बहुत ज्यादा तेज है और कोशिश ये की गई कि जो मैन होल है उसका सुराख बहुत छोटा था तो उसे जो है वो बड़ा किया जाए। हैवी मशीनरी की फौरी तौर पर जरूरत थी जो वहां नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। और रात गए 11 बजे से लेके अब तक जो है वो मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो जिसमें ईदी और चीपा के रजाकार हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकारी तौर पर कोई मशीनें नहीं पहुंची। हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि आपको बहुत ये भी बताएं, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है पानी का बहाव बहुत तेज है, आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो जगह भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो बहाव वो कहीं तो पानी जा रहा है, तो जो अगला सोचे स्टॉप होगा या कोई और आगे जो जगह होगी मैनहोल, वहां तोड़ के नहीं ढूंढा जा सकता था कि वहां तक बह के बच्चा वहां तक ही पहुंचेगा? कोई इंटरसेक्शन हो, कोई जंक्शन हो, कोई मैपिंग हो। देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि आया ये लाइन जो है वो कहाँ कनेक्ट है और कैसे हो सकती है। जो मशीनरी यहाँ प्राइवेट तौर पर पहुंच सकी, उनसे जो कहा गया कि इस गड्ढे को जो है वो बड़ा किया जाए, इस मेन होल को बड़ा किया जाए, तो उससे जो है वो बड़ा किया जा रहा है। उसके बाद ही जो है वो ये कोशिश की गई कि जो गोताखोर है ईदी और चीपा के, वो किसी तरीके से इस मेन होल के अंदर जाएं और कोशिश करें कि इसकी तलाश की जाए, लेकिन क्योंकि कचरा बहुत ज्यादा है और पानी का बहाव बहुत तेज है, जिसकी वजह से इन ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना रहा। काशिफ, हमें ना हैरानी हो रही है ये सुन के भी कि एक्सपर्ट्स अभी तक नहीं पहुंचे, मतलब शहर की इंतजामिया, KMC, वाटर बोर्ड वाले, नहीं, ये वैसे बात समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं पहुंचे। शहरी नुमाइंदे, जो चेयरमैन हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो इधर के इलाके के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको तो सबको रात 12 बजे से 11 बजे से यहाँ पे होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही है, अब तक कोई नहीं पहुंचा है और इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत ज्यादा एहतजाज किया जा रहा है मुस्तैल अफराद की जानिब से। अब तो सिचुएशन ये है कि दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जो लोग सफारी पार्क से अपने दफातर के लिए निकले हैं या उसके करीब से यूनिवर्सिटी रोड से निकले हैं, उनको नीपा की तरफ से जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है जौहर मोड़ की तरफ, और जो लोग यूनिवर्सिटी रोड पर सफर कर रहे हैं उन्हें भी जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है गुलशन चुरंगी की तरफ। तो इस वक्त दोनों सड़कें जो है वो जैम पैक है और जो ये ब्रिज है ये मुकम्मल तौर पर खुला है। और शहरियों से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एहतियात करें और इस सड़क को इस्तेमाल कम करें, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त मतलब रात 11 बजे ये इंसिडेंट हुआ है, इस वक्त हम बैठे हुए हैं, कोई 9:15 पे हो चुके हैं। इस वक्त क्या हो रहा है वहाँ? जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, वहाँ रश पड़ा हुआ है, लोग ऑब्वियसली काफी इश्तियाल होंगे, वहाँ हो क्या रहा है? सिचुएशन ये है कि ब्रिज के नीचे बाकायदा टायर जलाकर रोड दोनों बंद किए हुए हैं। सरकारी मशीनरी कोई नहीं पहुंची है। जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से इस ऑपरेशन को शुरू किया जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद रोक दिया जाता है, फिर गम गुस्से का इजहार किया जाता है और फिर पथराव कर दिया जाता है। तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई यहाँ काफी देर से चल रही है और पुलिस की नफरी जब करीब पहुंचती है तो उन्हें भी जो है वो फौरी तौर पर मुजामत का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को आने भी नहीं देंगे, अगर किसी को कोई आने भी नहीं देगा तो मुझे बताएं, एहतजाज तो चलो रजिस्टर हो रहा है, लेकिन अगर किसी को मदद के लिए भी नहीं आने देंगे तो फिर ये काम तो और मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन उस पॉइंट पे तो अब कोई मदद नहीं होने वाली उस पॉइंट में, लेकिन बच्चे की बॉडी तो निकालनी है। यस, लेकिन वो इट्स नॉट राइट देयर, वो बह चुकी है। मतलब उस पॉइंट पे आना, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कहीं आगे जहां बहता है पानी, जहां वो सारा जो है वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही रहा होगा, तो वहां से ढूंढना स्टार्ट करें। अब रात को 11 बजे कोई गिरा है बीच में तो उधर ही तो नहीं फंसा होगा। इन एनी वे सवाल तो यही है कि ये सलूशन तो नहीं है, ये सलूशन तो नहीं है। अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़क बंद है, तो आप हुकूमती रिट भी तो हो, कोई हुकूमत भी तो हो, कोई काम करने वाला भी तो हो, कोई तो आए, इनसे बात करें, इनको देखे, इनको दिलासा दे। रात 11 बजे से सर पे कोई मौजूद होता तो शायद ये सूरत हाल ना बनती।
उनको लगता अगर लोगों को कि हाँ हमारी मदद के लिए लोग पहुंच गए हैं, पूरा तन मन धन एक करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कोई पेन लेके ये काम कर रहा है, सब पहुंचे हुए हैं, तो शायद ये सूरत हाल यहाँ ये ना बनती, ये नौबत ना आती। बट यस, देयर इज नोबडी देयर। No, there's nobody there, and that is the thing. तो शायद एक दिलासा देने के लिए शायद कोई आ सकता था, otherwise what had to happen had happened. और वही वाली बात है कि वो बहुत मिनटों में ही बदल जाती है सूरत हाल। अच्छा, जहाँ इतना गशिन पानी होगा उसमें वहाँ तो नहीं रहना। कोई इलाके के रिस्पॉन्सिबल लोगों से, मेयर कराची से, डिप्टी मेयर से, वाटर बोर्ड हुक्काम से, किसी से राब्ता हुआ है आपका? बिल्कुल, इंतजामिया के लोगों से हमारा राब्ता हुआ है। इवन जो यहाँ लोग हैं, जो मुश्किल अफराद हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उनकी जानिब से बताया गया कि जब 11 बजे के करीब ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से तमाम तर इदारों को जो है वो उनकी जानिब से भी राब्ता किया गया, लेकिन उन इदारों की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 4 से 6 घंटे लगे इनको यहाँ अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट मशीनरी को अरेंज करने में। प्राइवेट मशीनरी जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, इनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो मेन सड़क है यही BRT का मंसूबा भी चल रहा है, तो BRT की जो मशीनरी यहाँ काम करी उसे तब करने के लिए कोशिश की गई। असल मामला यहीं से बिगड़े और उसके बाद ये इलाका मकीन जो है ये मुस्तैल हुए और उनकी जानिब से अब किसी भी शख्स के करीब जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन चूंकि लाइन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये जरूरी नहीं है कि हुकूमती मशीनरी जो है वो मेन स्पॉट पर पहुंचे, बल्कि करीबी अगर किसी मेन स्पॉट पर और पहुंचती है तो वहां से भी जो है वो इसको डिगिंग की जा सकती है, मजीद इस लाइन को बड़ा किया जा सकता है और कटिंग के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। पानी का बहाव तेज होने की वजह से एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अब जो है ये खतरा है कि बच्चा यहाँ से कहीं और तैर कर चला गया होगा और वहां तक जो है वो तलाश करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए मेन एक्सपर्ट की जरूरत है, साथ साथ हैवी मशीनरी की जरूरत है। मशीनरी तो हो और कोई बताने वाला भी तो हो कि रूट जाता कहाँ है, गाइड करने वाला कोई हो, वही वाली बात है ना, कोई मैपिंग होना बड़ी जरूरी है। काशिफ, हमें प्लीज याद कराएं आपसे, हम मतलब ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं। आपसे हम पहले भी बात करते रहे हैं, हुकाम से भी बिल्कुल हम बात करते रहे हैं। याद दिलाएं हमें कि पहले क्या वादे थे, क्योंकि लास्ट टाइम इट हैपेंड, आई रिमेंबर, मेयर भी थे, डिप्टी मेयर से भी बात हुई थी और एक पूरा एक मुहिम चला था कि जी ये सारे मैन होल्स जो है कवर होंगे एंड ऑल दैट। क्या हुआ था, क्या वादे थे और फिर कुछ हुआ? बिल्कुल, आपको याद होगा कि बल्दिया 4 नंबर में लास्ट एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चा जो है वो एक गड्ढे के अंदर गिरा और उसके बाद से मामला काफी ज्यादा संजीदा लिए गए और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा जो ढक्कन है वो मैन होल थे वो लगाए गए। लेकिन उसके बाद से फिर सिचुएशन चेंज हुई, क्योंकि सड़कें टूट का शिकार है और माजी में जो बारिशें हुई है उसके बाद से दोबारा से मुख्तलिफ मैन होल्स की निशानदेही हमने भी की और हुकूमती सतह पर भी ये बताया गया कि इन मैन होल्स पर जो ढक्कन है वो दोबारा से लगाए जाएंगे। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कराची की जो भी सड़कें टूटी हुई है, जब आप उनके इतराफ में देखते हैं तो वहाँ इसी तरह की सूरत हाल है। ये नीपा चुरंगी के करीब जो ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है ये तो मेन सड़क है, लेकिन हम मुख्तलिफ गलियों से रिपोर्ट कर चुके हैं कि उन गलियों की सिचुएशन भी इसी तरह की है। जो बल्दिया 4 नंबर पर इंसिडेंट हुआ था वो स्कूल का एक बच्चा था और वो मैन होल के अंदर गिरा था जब स्कूल की छुट्टी हुई थी। तो इस तरह की गलियां कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिचुएशन यही है। इवन ना सिर्फ बल्दिया के, बल्कि मैं आपको अगर मलीर का ये इंसिडेंट याद दिलाऊं तो उससे भी एक जो 4 साल की बच्ची थी वो इसी तरह एक बोट के अंदर डूबी थी और उसका मेन होल भी जो है वो खुला हुआ था और जो इलाका मकीन से वो ये बताते थे कि कई सालों से वो जो मेन होल है वो खुला हुआ है। तो ये कोई आज की या कल की कहानी नहीं है, बल्कि काफी टाइम हो चुका है। जो ये मेन होल है इसके हवाले से भी हमने जब जो पार्किंग के लिए जहां ये बच्चे के वालिद ने मोटरसाइकिल पार्क करने की कोशिश की तो वहां पार्किंग के जो इंतजामिया के लोग थे हमने उनसे भी बात की तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है काफी टाइम से ये मेन होल जो है वो खुला हुआ था और चूंकि साइड पर BRT का काम हो रहा है, जो ब्रिज है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। ये वो ब्रिज है जो बैतुल मुकर्रम के करीब जाता है, तो इस ब्रिज के सराउंडिंग की ये सूरत हाल थी और इसे कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजामिया की जानिब से न पहले एक्शन लिया गया ना अब तक इस इंसिडेंट के बाद लिया गया है। काफी टाइम हो चुका है। एक सवाल तो नहीं, बट ये एक सोशल कमेंट्री में ही शायद शामिल हो जाए कि अगर इलाका मकीन को पता है कि कुछ सालों से एक मैन होल खुला हुआ है, डू समथिंग अबाउट इट। मतलब ये एक ओपन इनविटेशन है कि जिनको खासतौर पे बुजुर्ग लोग हों या बच्चे हों जो इतना केयरफुली ना देख के चल रहे हों, ये उनके लिए तो एक डेथ ट्रैप है। तो लिहाजा इलाका मकीनों को भी पता है कि हाउ आर एडमिनिस्ट्रेशंस वर्क, हाउ आर लोकल गवर्नमेंट्स वर्क, तो खुद ही कर लें। मतलब अभी मशीनरी भी तो खुद बुलाने की कोशिश हो रही है ना। जो हम कराची का नोहा पढ़ते हैं ना आपके सामने, इसमें हम सब भी जिम्मेदार हैं। मतलब कराची में बसने वाले, रहने वाले। अभी लिटरली मैं अपने दफ्तर की लिफ्ट में ऊपर आ रहा था और मैं देख रहा था कि दफ्तर की लिफ्ट के अंदर जो एक बड़ी कन्फाइंड स्पेस होती है, किसी ने
थूका हुआ है, वो जो पीक होती है पूरी कोने के ऊपर। मतलब अब ये किसी ने आके, और ऐसी आपको पीकों के निशान, ऐसे आपको थूक के निशान, ऐसी आपको गंदगी शहर की हर सड़क पे मिलेगी, शहर की हर दीवार के कोने पे मिलेगी, शहर में हर फुटपाथ पे आपको मिलेगी। आपको कूड़ा, लोग कूड़ादान में नहीं डालते हुए नजर आएंगे, लोग सड़कों पे फेंकते हुए नजर आएंगे। ये पूरा निजाम है। नोबडी फ्रॉम पीपल, फ्रॉम द सिटीजंस टू द बल्दिया टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नमेंट, नोबडी। कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, सलमान साहब आपको कब पता लगा था इस वाक़े से मुताल्लिक? सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपके पास कब पहुंची थी कि ये हो गया है? जैसे ही हमें तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के करीब हमें इत्तला मिली, तो जैसे ही हमने टीमें 11 22 की रेस्क्यू टीमें एंड द स्पॉट पहुंच चुकी थी। वाटर बोर्ड की इंतजामिया भी वहाँ पर मौजूद थी। तो वहाँ पे कुछ ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा मीनोल में गिरा। इम्तियाज मार्केट में शॉपिंग के बाद वालिदैन बाइक उनकी पार्किंग में खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे ये हादसा पेश आया। बड़ा जी, ये हादसा तो ज़ाहिर है अफसोसनाक ही है, और ये हमें पता है कि हादसा वहाँ पे पेश आया। उसके बाद लोगों का ये कहना है कि रेस्क्यू एहलकार जो पहुँचे हैं उन्होंने कहा जी हमारे पास हैवी मशीनरी नहीं है, हम ये गटर की लाइन नहीं खोल सकते, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, बच्चा तो कहीं का कहाँ चला गया होगा, फ़ौरन ही लिटरली अभी तो कई घंटे गुजर गए हैं। क्या आपको ये बात अजीब लगती है? सबसे पहले तो आपको ये मायूब लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, 11 घंटे हो गए हैं, गटर में से एक बच्चा नहीं निकाला जा सका? देखिए, ये तो वहाँ के लोग जो वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने गलत बयानी किया। मशीनरी ऑन द स्पॉट मौजूद थी और इंतजामिया टीम, रेस्क्यू टीमें वहाँ मौजूद थी, काम कर रही थी। वहाँ पे तमाम वाटर बोर्ड की इंतजामिया मौजूद थी। अब कुछ शरपसंद अनासरों ने वहाँ पे सियासी मकासद के लिए, आपने देखा रोडों पे लोगों के ऊपर गाड़ियाँ भी शीशे तोड़े और किया। इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें एक शहरी होने के नाते अपने फराइज अंजाम देने चाहिए, और वाकई अफसोसनाक हुआ है। और वहाँ जमात इस्लामी की टाउन की इंतजामिया मौजूद नहीं थी, वहाँ की चेयरमैन जमात इस्लामी की थे, मगर हम उस खेल को नहीं जाने, मगर एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। हम इसको इस वक्त इतनी मतलब एक इंसानी ट्रेजेडी सानिया हो गया है कि हम पॉलिटिक्स में क्यों जाएं। और उस वक्त जो लोग जो नारेबाजी कर रहे होंगे, मतलब अब यकीनन सारों को कंसर्न तो यही होगा कि उस बच्चे को निकालो। आप ये हमें बता दें जो मशीनरी आई थी वहाँ और इन रेस्क्यूज के लिए, बिकॉज ये बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, दुनिया में हो ना हो, हमारे यहाँ मैनहोल में बच्चे गिरते हैं, ये पहला वाकया नहीं है। तो क्या वो मशीनरी, क्या इस पूरे प्रोटोकॉल ये इक्विप्ड होते हैं कि इनको ये डिगिंग करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी? क्योंकि पहली तो रिफ्यूजल भी आई कि हमारे पास तो वो मशीनरी नहीं है कि हम इसको यहाँ खोद सकें, क्योंकि सर यहाँ हैवी मशीनरी की जरूरत पड़ रही है। और फिर नीचे एक मैपिंग भी होनी चाहिए ना कि हम खोद तो रहे हैं लेकिन जा किधर रहे हैं। एक्सीवेटर मौजूद थे वहाँ पे, मैनुअल लेबर भी मौजूद थे, तमाम मौजूद थे। ये नहीं कहना कि मुनासिब नहीं कि मशीनरी नहीं थी, हालांकि ऊपर नाला था और बिना था और नाला की लंबाई बहुत ज्यादा थी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा था। मशीनरी इंतजामिया ऑन द स्पॉट, रेस्क्यू टीमें मौजूद थी ऑन द स्पॉट। तो अभी आपको आपकी इंतजामिया ने क्या बताया है? वाटर बोर्ड हुक्काम ने, KMC वालों ने, आप कह रहे हैं जमात इस्लामी के चेयरमैन हैं, उनसे भी हम राब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर आपके पास अभी आपके पास क्या है। और जमात इस्लामी के चेयरमैन हैं तो जाहिर है उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों की जान जाती रहेगी, बच्चे मरते रहेंगे और सब एक दूसरे की इन जिम्मेदारी याद दिलाते रहेंगे, आप उनको, वो आपको, और यही होता है। सब अपडेट दे दे इस वक्त, वेयर डू वी स्टैंड? There is no update. That's the update. There is no update. There is no update. बच्चा नहीं मिला अभी तक, बच्चा नहीं मिला अब तक। और जाहिर है वो कह रहे हैं कि जी लोग गलत बयानी कर रहे हैं, सियासी मकासद के लिए इस इशू को इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात इस्लामी के चेयरमैन हैं, सुबह से जमात इस्लामी के अगर चेयरमैन हैं तो वो पहुंचे हैं कोई, क्योंकि इस वक्त अवामी नुमाइंदे अगर ना हों साथ में, हाँ, तो दैट ऑल्सो इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। जी काशिफ बताएं, आप जरा कहाँ खड़े हैं, वो आप जो दिखाना चाहते हैं exactly? आपके इलाके के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से राब्ता हुआ? क्योंकि KMC के डिप्टी मेयर कराची कह रहे हैं कि जी मशीनरी तो हमारी एक्सकेवेटर भी था, मैनुअल लेबर भी थी, सभी लोग तो थे। कह रहे हैं कि फौरन पहुंचे थे सारे। अब्दुल्ला, मैंने डिप्टी मेयर ओके
नहीं काशिफ, वी कैन नॉट हियर यू एट ऑल। हम ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं बिकॉज वी रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस। मतलब कोई हल तो निकले ना इस चीज़ का। हर कुछ महीने बाद यही ट्रैजिक इंसिडेंट्स होंगे, दिस कैन नॉट गो ऑन। हम ब्रेक ले रहे हैं, वील ट्राई टू कनेक्ट टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट और फिर इस पर ज़रा बात करते हैं। वेलकम बैक जी, ज़रा अपडेट लेते हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में इंतहाई अफसोसनाक एक और वाक़या हुआ है जहाँ पे नीपा में गुलशन इकबाल का ये इलाका है। एक बच्चा एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजारते हुए अपने वालिद के साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे गया। वापस निकले दोनों, बच्चा हाथ छुड़ाकर ज़रा आगे गया ही था, भाग जाते हैं ना बच्चे शरीर होते हैं ज़ाहिर है, तो एक खुले मैनहोल में गिर गया। वी आर ट्राइंग टू रैप आवर हेड्स अराउंड इट और हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात करेंगे। व्हाई हैज़ दिस बिकम सच अ कराची प्रॉब्लम? मतलब ऑब्वियसली हम इस तरह, बट हम एक मुल्क में रहते हैं, वी केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, हमने कंपैरिजन्स करने हैं। ये वाकयात यहीं क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। आई थिंक मेयर कराची कहते हैं कि यहाँ पे नशाई अक्सर औकात और ले जाते होंगे, उठा के तोड़ लेते होंगे, लोहा बेचते होंगे, लेकिन नशाई सिर्फ कराची में तो नहीं होता। बहुत से सवाल उठते हैं ना। अच्छा काशिफ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। काशिफ बताएं, पहले तो हमारी जब डिप्टी मेयर से बात हुई है वो हमें ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि सामान जो था, रेस्क्यूअर्स जो थे, रेस्क्यू का जो मशीनरी थी, वो सब कुछ रात को पहुंच चुकी थी। गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी है, सब कुछ पहुंच चुका था। कर रहे हैं, एक्सकेवेटर भी था और सारी मशीनरी, मैनुअल लेबर भी थी। बिल्कुल, अगर ऐसा होता, मैंने भी उनकी गुफ्तगू सुनी, तो यहाँ सिचुएशन चेंज होती। हम भी इस स्पॉट से थोड़ा दूर हैं और बहुत करीब जा सकते हैं, लेकिन इसी वजह से नहीं जा पा रहे कि चूँकि जो मुश्तिल अफराद हैं उनकी जानिब से जो भी लोग वहाँ करीब जाते हैं, चाहे वो नुमाइंदगान क्यों ना हो या फिर मीडिया नुमाइंदगान क्यों ना हो, उनको रोक लिया जाता है, उन पर पथराव कर दिया जाता है गाड़ियों पर। रात गए से यहाँ यही सिचुएशन है। मैं अब इतना करीब आ चुका हूँ कि आपको मेन स्पॉट थोड़ा सा दिखा सकूँ। मेरे कैमरामैन निशान इकबाल अगर आपको दिखाएं, अब्दुल्ला आपको नजर आ रहा होगा कि कायदा एक गड़ा कर दिया गया है और गड़ा करने के बाद वहाँ से जो है वो मट्टी मजीद निकाली जा रही है। जबकि आप ये देख रहे हैं कि दो सड़क है मेन बैतुल मुकर्रम की जानिब जो जाती है, उससे जो है वो वाटर टैंकर लगाकर और एक गाड़ी लगाकर बंद किया हुआ है और पानी सड़क पर फैला हुआ है। ये पानी गुज़िश्ता रोज भी यहीं ऐसे ही फैला हुआ था। उसके बाद साइड पर जो है वो मोटरसाइकिल की पार्किंग थी और पार्किंग से जब वालिद गाड़ी निकाल रहा था, अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहा था, इसी दौरान बच्चा जो है वो इस मेन होल में गिरा। उसके बाद से लेके अब तक हमें यहाँ कोई मशीनरी नज़र नहीं आई है। हाँ, मशीनरी यहाँ ज़रूर आई, लेकिन ये वो मशीनरी थी जो इलाका मकीनों की जानिब से अरेंज की गई और अरेंज करने के बाद ही जो है वो यहाँ बाकायदा तौर पर ये गड़ा जो आपको नज़र आ रहा है इसे किया गया। उसके बाद से लेकर जो मकामी अहदेदारान हैं यहाँ पर, उनकी जानिब से यहाँ विजिट ज़रूर किया गया। करने के बाद ये कहा गया कि हम फौरी तौर पर मशीनरी यहाँ मूव करेंगे और मूव करने के बाद इस गड़े को मजीद बड़ा किया जाएगा। ये अभी गड़ा नहीं हुआ, ये रात 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब जो है यहाँ जिस हद तक ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद यहाँ कोई मशीनरी ऐसी यूज़ नहीं की गई है। एक्सकेवेटर जो यहाँ इस शहर में जाहिर है जैसा भी है एक बल्दियाती निज़ाम है और बल्दियाती नुमाइंदे, बल्दियाती ओहदेदारान जो नुमाइंदे होते हैं वो डायरेक्टली जवाबदेह होते हैं अपने इलाके के लोगों को। इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कौन हैं, कहाँ हैं, वो मौके पे मौजूद हैं, अपने लोगों के साथ मौजूद हैं, मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, क्या किरदार अदा कर रहे हैं अब तक? देखिए, जो इलाका मकीन हैं, जो मुतासरीन हैं, हमारी उनसे बात हुई। अब से कुछ देर कबल बच्चे के वालिदैन इस ब्रिज के ऊपर आए, उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि आप लोग ये बताएं कि यहाँ अब तक कोई क्यों नहीं पहुँचा है, कोई मशीनरी क्यों नहीं पहुँची है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मशीनरी सबसे पहले यहाँ पहुँचे ताकि हम भी करीब जा सकें और करीब से आपको मनाजिर दिखा सकें। जो मकामी अहदेदारान की जिनकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ वाइस चेयरमैन या चेयरमैन की, उनकी जानिब से रात 2:30 से 3 बजे के करीब यहाँ विजिट किया गया। ये दावा किया गया कि फौरी तौर पर यहाँ मशीनरी जो है वो भेज दी जाएगी, रेस्क्यू अमला जो है वो भेज दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुंचा। जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ किया जा रहा है वो अपनी मदद आपके तहत किया जा रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुस्त है, इसीलिए उसमें थोड़ी देर के बाद ब्रेक लिया जाता है, फिर एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है और फिर रोक दिया जाता है। तो इसीलिए करके भी यहाँ जो मुश्तिल अफराद हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें मुश्तिल नज़र आते हैं और पथराव करते हुए दिखाई देते हैं। तमाम तर सिचुएशन है और अब तो सिचुएशन ये है कि इतराफ़ की जितनी सड़कें उन पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग रॉन्ग वे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैम पैक की सूरत हाल यहाँ हो चुकी है और कोई भी, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो मकामी अहदेदारान हो, हम देख भी रहे हैं और आपने बड़ी अच्छी तरह हमें एक्चुअली समझा दिया कि क्या रहा है पे आएंगे तो ई चालान वाला सिस्टम भी याद रखें। कहने का मतलब ये है कि जाहिर है लोग जो बाकी निकले हुए हैं उन्हें भी तो कहीं से जाना है, तो डाइवर्जन्स बता दीजिए ज़रा।
कहां से आने वाले लोग कौन सा रास्ता, कौन सा रूट अवॉइड करें? अच्छा, काशिफ इज नॉट विद अस, हमने खुदाफिज कर दिया था काशिफ को उधर, बट पीपल विल परहैप्स मेक देयर वे, बट दिस ट्रेजेडी इज विल स्टे। आपने अभी हमारे शो के दौरान ही सुन लिए कितने वर्जन्स हैं इस चीज़ के, जहां डिप्टी मेयर कह रहे हैं जी हम तो उधर ही थे और हमने तो सारी मशीनरी वगैरह भेज दी थी, वहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं कोई भी नहीं आया, हमने तो अपनी मदद आप की, हम तो खुद मशीनरी लेके आए। मतलब सो मच कन्फ्यूजन। बॉटम लाइन इसमें ये है कि दिस इज़ अ रिकरिंग इशू, ये कोई अनहोनी पहली बार नहीं हुई जहाँ ये ना पता हो कि करना क्या है। हम ये भी बता रहे हैं कि बच्चे के वालिदैन अब से थोड़ी देर पहले ब्रिज पे आए जहाँ मीडिया सारा जमा है और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आप अपील करें कि अभी भी लोग और मशीनरी नहीं पहुंची जो हमें ज़रूरत है। What is happening? मतलब रात 11 बजे की ये चीज़ हुई है। अच्छा, आगे चलकर हम इस पे अपडेट लेंगे। अभी हम जरा ट्राई नेशन सीरीज वीकेंड पे एक चीज़ जो हुई ना, वो ट्राई नेशन सीरीज हम जीत गए माशाल्लाह, तो ये सब कुछ हो गया एंड विच वाज अ हैप्पी मोमेंट। ट्राई नेशन सीरीज में फतेह के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए मुजव्विदा स्क्वाड जो है उसकी बिल्कुल हतमी उसका फैसला भी होना है और नज़र भी आना स्टार्ट हो गया है कि कौन सा होना चाहिए। होम सीरीज़ में फतूहात अपनी जगह, वैसे आलमी लेवल पर कामयाबी के लिए ग्रीन शर्ट्स को सख्त मेहनत भी करनी पड़ेगी और कुछ इससे और टफ होंगे। मतलब श्रीलंका वाज अ वेरी गुड हमली होनी चाहिए, ये जरा बात कर लेते हैं। मेरा ये हम जरा बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं इस पे। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद लतीफ़ भाई। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपने वक्त दिया। और राशिद भाई ज़रा बताइए, सबसे पहले अच्छी बात है कि हम जीत गए सीरीज़, जिस तरह से जीते हैं आप उस पर ज़रा रोशनी डालिए और हमें आगे अब क्या करना है इन नताइज और इन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए। We have to build upon it. अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुबारक हो कि पाकिस्तान बैक टू बैक ट्राई सीरीज जीती है, एक दुबई में और एक यहाँ पे। जो पिचेस की कंडीशन थी वो सूटेबल नहीं थी बहुत ज़्यादा बैटिंग के लिए, इसीलिए हमारे बॉलर्स ने डोमिनेट किया, चाहे वो स्पिनर्स हों या पेसर्स हों, उन्होंने डोमिनेट किया। स्पेशली नवाज ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। अबरार कम मैचेस खेले, उस्मान तारिक कम मैचेस खेले, लेकिन ये स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। साइम अयूब ने भी बॉलिंग की है, तो ये वर्ल्ड कप के लिए तो लगता है कि हमारे पास ये चार जो स्पिनर्स हैं, साइम अयूब तो बैट्समैन है लेकिन आजकल जैसी बॉलिंग कर रहे हैं तो उसको कंसीडर हम एज ए बॉलर भी कर सकते हैं। तो पेसर्स में शाहीन है हमारे पास मौजूद है, फ़हीम अशरफ की टाई बन सकती है अहमद दानियाल से वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा पेसी हैं और राइट हैंड बैट्समैन है। अगर बॉटम पे जाएंगे हम नीचे लेवल पे, वहाँ पे नवाज लेफ्ट हैंड है, फ़हीम अशरफ भी अगर लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं और शाहीन आफरीदी भी लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा टाई बने। अहमद दानियाल ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है राइजिंग स्टार में, तो ये बनता है। बैटिंग में हमें मेहनत की ज़रूरत है। बैटिंग में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं आई, सिर्फ 4-50 आए। 2 ताबज़ादा फरहान के हैं, एक बाबर आजम और एक हारे हुए मैच में जो आपने देखा होगा श्रीलंका से लास्ट मैच जो हुआ था, उसमें कप्तान सलमान अली आगा ने 50 किए थे। बहुत ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट नहीं है क्योंकि पिचेस ऐसी थी हमारी। और वर्ल्ड कप की बात जहाँ तक करते हैं, ग्रुप हमारा अच्छा है, इंडिया के साथ मैचेस हैं, लेकिन नीचे जो मैचेस हैं नेदरलैंड है हमारे पास, नमीबिया है हमारे पास मौजूद है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। बारिशें बहुत होती है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि किस तरह से मैच नेट रन रेट के लिए खेलने हैं। लेकिन यह है कि कोलंबो के लिहाज से हमारी टीम स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी। उम्मीद तो हम सभी करते हैं। इज देयर एनी चेंज दैट यू वुड रिकमेंड? चेंज देखिए, प्लेइंग 11 तो ये जो थी इसमें तो चेंज नजर नहीं आता। हाँ, हमारे बेंच स्ट्रेंथ हम कर सकते हैं, जैसे इस मैच में उस्मान तारिक नहीं खेले थे, वो हो जाएंगे। पेसर्स में मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, अहमद दानियाल भी हैं, ओपनिंग में मां सदाकत हैं, और भी आप किसी का नाम ले सकते हैं। तो ये बेंच स्ट्रेंथ हमें स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है किसी को भी, तो उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास उसी के तरह का प्लेयर मौजूद हो। बैट्समैन है तो बैट्समैन, विकेट कीपर है तो विकेट कीपर, स्पिन तो स्पिनर, पेसर है तो पेसर, तो उसके लिए हमें बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी।
अच्छा राशिद भाई, कंसिस्टेंसी के भी हमारे इश्यूज हैं। मतलब अगर केस इन पॉइंट बाबर आजम को ही हम देख लें, हु डिड वेल इन कपल ऑफ मैचेस, लेकिन उनका भी ग्राफ ज़रा ऊपर नीचे जाता है, एंड सेम गोज फॉर अ लॉट ऑफ आवर अदर प्लेयर्स। तो हमारा कंसिस्टेंट होना इज बिकमिंग अ चैलेंज। जी, बैटिंग के इश्यूज नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि मोस्टली या सारे ही तकरीबन टॉप ऑर्डर हैं, ओपनिंग बैट्समैन है। हमने 12 दफा कहा है कि साहबजादा फरहान हो, साइम हो, फखर हो, उस्मान हो, बाबर हो, सब टॉप ऑर्डर के ओपनिंग बैट्समैन है। हमें इशू है मिडिल ऑर्डर का, जहाँ मैं समझता हूँ कि इरफान नियाजी जब आए थे उनको चांस देना चाहिए। फिर समद को लेके आए, वो इंजरी का शिकार हो गए और वो नहीं खेल सके। इन दोनों में से एक को मिडिल में आना चाहिए। जो भी सिलेक्शन कमेटी या कप्तान या मैनेजमेंट बेहतर समझे, एक और मिडिल ऑर्डर हमें चाहिए। सलमान अली आगा बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, T20 स्पेशली। उनके टेस्ट की बात करते हैं, ODI की वो आउटस्टैंडिंग रहे और वो कप्तान भी है। फिर नंबर 3 बाबर आजम खेलते हैं, रन करते हैं, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट करते? 140 150 प्लस पे हमें इश्यूज आएंगे। अब नहीं पता, अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि श्रीलंका की पिचेस बॉलिंग फ्रेंडली होंगी या बैटिंग होंगी, वो डिपेंड करता है वहाँ के वेदर के ऊपर। लेकिन 3-4 नंबर हमारा कंसर्न रहेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। अच्छा, एक हमने आपसे पूछनी है अपनी नॉलेज के लिए बात। राशिद भाई, आपने फ़खर का वो कैच देखा था जो शानदार शाहीन की गेंद पे उन्होंने पकड़ा था और उसके बाद थर्ड एम्पायर को रेफर हुआ और वो नॉट आउट डिक्लेयर हुआ। ज़रा हमें समझाइए, ऐसे ही होता है कि अगर आपका हाथ नीचे की तरफ हो, हालांकि आपकी ग्रिप मजबूत है बॉल को लेके, बॉल कहीं हिल नहीं रही है, इज इट अ नॉट आउट? इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है ICC की। ये एक दफा नहीं हुआ, ये लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं कि कुछ कैचेस दे दिए जाते हैं आउट के, फिंगर्स नीचे होनी चाहिए। जब फिंगर नीचे आ गई तो वो आउट है। लेकिन कई दफा बाहर के ममालिक में भी देखा है कि फिंगर अगर नीचे आई हुई भी है और ग्रास नजर आ रही है कि बॉल से टच हो रही है, तो वहाँ पे नॉट आउट। इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। इसमें जो थर्ड अंपायर या TV अंपायर है ना, उसको और जो एविडेंस मिलता है उसकी बेस पे वो आउट देता है। कभी कभार हमें TV पे लग रहा होता है कि ये आउट है, लेकिन वो अपने तरीके से, अपने जो लॉज होते हैं उसके मुताबिक वो के फैसले देता है। हमने फखर जमान का वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ भी देखा होगा आपने, उनको आउट दे दिया गया था। वो अंपायर के ऊपर डिपेंड करता है। शायद यहाँ पे 2 चीज़ों की अमेंडमेंट की जरूरत है ICC में। हमने लास्ट मैच में फहीम अशरफ के बल्ले से गेंद गई और लेग बिफोर आउट दे दिया गया। अब वो रिवर्स हो जाते हैं रन, तो वो बॉल डॉट हो गई, फिर नेक्स्ट बॉल पे वो आउट हो गए। एक वो डिसीजन अमेंडमेंट होनी है और एक इसका कैच का कि आउट है या नॉट आउट है, इसको डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अब मुझे ऐसा लगा कि वो आउट था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो मैं इससे बहस नहीं कर सकता। हाँ, इस पे कोई क्लैरिटी आनी चाहिए और अगर वर्ल्ड कप से पहले ही क्लैरिटी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी फिर। राशिद भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू। अच्छा जी, बहुत सी और बातें करनी है। ऑब्वियसली इट्स द स्टार्ट ऑफ द वीक एंड स्टार्ट ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर एज वेल। आज 1 दिसंबर है, तो साल भी किस तरह उड़ गया। We are taking a break here. We'll see you now. अच्छा जी, ये भी एक बड़ा ही पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ख़वातीन के सैनिटरी पैड से हुकूमती टैक्सेस के खात्मे के लिए दायर केस अब फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहा है और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने FPR के एतराज़ात मुस्तरद करके अगली समाअत तक जवाब तलब कर लिया है। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल। बिल्कुल, इस साल सितंबर में एडवोकेट महानूर उमर हैं उनका नाम, उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी सैनिटरी पैड्स की कीमत में 40% जो है वो टैक्सेस, लेवीज और कस्टम ड्यूटीज़ की मद में शामिल होते हैं, विच इज़ टोटली अनफेयर। तो बेसिकली बात ये थी। शबीर हमारे साथ ही मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा, सैनिटरी पैड्स पर हुकूमती टैक्सेस से मुताल्लिक ये बड़ा अहम केस है जो चल रहा है, हम इसे क्लोजली कवर भी कर रहे हैं। FBR का इस पर क्या मौक़िफ़ था और लाहौर हाई कोर्ट ने मौक़िफ़ रद्द किस बुनियाद पर किया है? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये बड़ा अहम केस है। हुकूमत की जानिब से सैनिटरी मसनूआत पर जो 40% से ज़ायद टैक्स आयद किया गया है, जिसको पीरियड टैक्स का नाम दिया गया है, इसमें सैनिटरी पैड्स पर 18% सेल्स टैक्स और 25% दरामदी ड्यूटी आयद की गई है। इस हुकूमती इक़दाम के खिलाफ अब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में
एक दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FBI, वजारत ख़जाना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और रेवेन्यू डिवीज़न को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त पर अब तक एक समाअत हुई है और उस समाअत में FBI हुकाम ने यह एतराज़ उठाया था, चूँकि इस दरख्वास्त में जिन अदारों को फरीक बनाया गया है वो सारे वफाकी इदारे हैं, लिहाजा ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है इस केस को इस्लामाबाद भेजा जाए। लेकिन अदालत ने FBI हुकाम का ये एतराज़ मुस्तरद कर दिया और इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया और अदालत ने बल्कि ये रिमार्क्स दिए कि FBI के गैर मेयारी फैसलों की वजह से टैक्स के मुकदमात में बेशुमार इजाफा हो रहा है और FBI रेगुलेटरी बॉडी है, इनके गैर मेयारी फैसलों की वजह से अब अदालतों पर भी बोझ बढ़ रहा है। लिहाजा इस दरख्वास्त में जो ख़वातीन के बुनियादी हुकूक मुतासर होने का खदशा है, चूँकि ये पूरी पाकिस्तानी ख़वातीन का केस है, लिहाजा यही अदालत इस केस को सुनेगी और अदालत ने बाकायदा तौर पर तमाम इदारों को जिनको फरीक बनाया गया है उनसे जवाब भी तलब किया है और उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। चलिए, ये सुन के तो वैसे खुशी हुई है कि इतनी इंपॉर्टेंस इसको दी जा रही है। शबीर, ये बताएं कि अब अगली समाअत कब होगी और किस किस से जवाब तलब किया जाएगा? जी, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। गुज़श्ता समाअत पर एक तो तमाम वफाकी इदारों से जवाब तलब किया गया है जो जिन इदारों को इस दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। दूसरी अहम बात यह कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी इस बारे में मावनत तलब की गई है और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस भी जारी किया गया है गुज़श्ता समाअत पर। अब देखना यह है कि जब तमाम इदारों की जानिब से जवाब जमा कराया जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इस केस की आगे नोयत क्या बनेगी और अदालत क्या फैसला सुनाएगी। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, चलें, वी आर ऑब्वियसली वेरी इन्वेस्टेड इन व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस केस एज वेल, बिकॉज 40% सोचें ज़रा आप, मतलब टैक्सेस लग रहे हैं ऑन समथिंग सो एसेंशियल दैट हाफ द पॉपुलेशन एक्चुअली नीड्स। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात होती है ना कि ये फैसला साजी जहाँ हो रही है, ये थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है, उस टीम में कोई औरत थी कि नहीं थी, और ये भी एक सवाल के उठता है। नतीजे में क्या आपने हासिल किया? क्या हमारी मकामी सनत इस नहज पर पहुंच गई या इस स्टेज पर आ गई कि हमें अब इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है किसी भी रॉ मटेरियल की? क्या सारा रॉ मटेरियल यहाँ बन रहा है? क्या आपने उधर सब्सिडियाँ दी हुई हैं लोगों को? बट सो मेनी क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड जो कि होपफुली सारे आंसर होंगे इधर। अच्छा जी, वी आर टेकिंग अ ब्रेक, हेडलाइन ब्रेक, या विल बी राइट बैक। वेलकम। आइए जरा कुछ और बात करते हैं, जैसे कि एक IMF ही नहीं, पाकिस्तान की मईशत पर चारों इतराफ से सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट और इस पे भी हम तफसीली बात करेंगे सर्टेनली। लेकिन कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर द वीकेंड, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वज़ीर मुमलिकत हैं और उन्होंने कह दिया कि वफाकी हुकूमत गौर कर रही है कि गवर्नर राज लग जाए। फिर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि सौ बिस्मिल्लाह, आप लगा कर देख लीजिए, आपको अवामी रद्द अमल से अंदाज़ा हो जाएगा, या उन्होंने इन सिंपल वर्ड्स कहा आपको लग पता जाएगा। फिर एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली की बासकश्त भी है, बहुत से नाम भी आ रहे हैं। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच डेवलप्ड ओवर द वीकेंड। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात में लिटरली नई शिद्दत साफ नज़र आ रही है। बानी PTI से मुलाकात ना करने के मामलात बढ़ गए हैं और बढ़ते बढ़ते वफाक और सूबे में महाजराई की नई शक्ल इख्तियार करने लगा है। ये इशू बात यहाँ तक पहुँची है कि वफाक की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर कर रही है। जी, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इस खबर की खुद तस्दीक भी की है। अब एग्जैक्टली उनका क्या कहना था ये आप खुद सुन लें। जिन हालात का खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आप जिक्र करें, क्या उसके बाद ये हतमी फैसला हो चुका है कि अब जो है वो इमरजेंसी लगानी है, गवर्नर रूल लगाना है, ये फैसला हो चुका है? शहजाद साहब, ये सदर पाकिस्तान का काम है, उनका इस्तेकाक है आर्टिकल 232 के नीचे, और ये वज़ीर आज़म की एडवाइस पे ही ज़ाहिरी बात है होना है तमाम तर मामला। और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज़ को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे? सूबे के वज़ीर आला जिसकी तरजीहात होनी चाहिए, सूबे की के अंदर जो है
अमन अमान कायम करना, सूबे के अंदर गवर्नेंस अपनी बेहतर करना, सूबे के अंदर अपने शहरियों को वहाँ पे बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज देना। चलिए, आपने सुन लिया। और केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जगह नया गवर्नर लाने की बाज़गश भी सुनाई दे रही है और ऐसी अफवाहें जो हैं वो गर्म हैं कि इसके लिए 3 से 4 नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। तो गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी के मुताबिक उनके पास अभी ऐसी कोई इत्तला नहीं है, उनको नहीं बताया अभी किसी ने। आखिर में बताएंगे। उनका की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं, 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो, क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे तो नहीं पता। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। तहरीक इंसाफ ने सूबे में गवर्नर राज लगाने की खबरों पर हमेशा की तरह सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि जो गवर्नर राज लगाना चाहता है लगा कर देख ले, ऐसे एडवेंचर की कोशिश पर रद्द-ए-अमल का इन्हें पता चल जाएगा। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर पहले ही तहरीक इंसाफ आपको पता है भरी बैठी है, ऊपर से गवर्नर राज की खबरें जलती पर लिटरली तेल का काम कर सकती हैं। हालात एक्चुअली यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर बराह रास्त दहशत गर्दों और मंशियात फरोशों से ताल्लुकात के इल्ज़ामात लगा रही है और ये इल्ज़ामात कोई आम आदमी नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर खुद लगा रहे हैं। सुन लें। इनका मुतालबा गैर कानूनी है। जेल मैनुअल और रूल्स के मुताबिक जो ये मुलाकात है उसके कुछ कवायद व ज़वाबित हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके कभी मुलाकात नहीं होती और ये जो एक बेयकीनी की और एक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं तो इनमें ये भी कैपेसिटी नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं और हमने बड़ी रिस्ट्रेंट शो की है कि ये रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं वहां पे और रोज एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इनका झूठा प्रोपेगेंडा अब चलेगा नहीं। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में वज़ीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है वहाँ के ड्रग लॉर्ड्स के साथ। वो आज भी वो अफगानिस्तान की हिमायत में उनके तर्जमान बने हुए, वहाँ से हमले होते हैं, उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, मगर एक मजम्मत का बयान सुहेल अफरीदी या उनकी गवर्नमेंट नहीं देगी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इन इल्ज़ामात को अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा करार देते रहे। साथ ही इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर एक बार फिर अडियाला पर एहतजाज का ऐलान भी किया उन्होंने। मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन, MPs, MNAs और सेनेटर्स ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे ताकि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जिनको नाहक कैद किया हुआ है उनके केसेस जल्द अज जल्द सुने जाएं और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों से इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल के सामने जाएंगे तमाम पार्लियामेंटेरियन। जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना इंशाल्लाह। साथ ही आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुल्की हालात से ज़्यादा खुश नहीं है। ख़ासतौर पर सिक्योरिटी और सियासी जमातों में बढ़ती कशीदगी को वो मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं समझते। वैसे तो कोई भी नहीं समझता। मुल्क में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, दुश्मन की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, और किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी में तारीख में वो तब जीता हुआ है जब वो एक पार्टी अवाम का हार्ट्स एंड माइंड्स भी साथ साथ जीत जाए। अवाम्स के हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने के लिए आपको हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जब एक नया लहर आ रहा है और दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रहा है तो पाकिस्तान का तमाम स्टेक होल्डर्स को ये सोचने पे ये मौका है कि हम अपना हार्ड पावर के साथ साथ कैसे अपना सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान के अवाम को ना सिर्फ अपना रियासत के साथ जोड़े मगर पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है उसका गलत फ़ायदा कोई और ना इस्तेमाल करे।
बिल्कुल, जो फ्रंट लाइन्स हैं उसका गलत फ़ायदा इस्तेमाल कर रहा है इनफैक्ट दुश्मन ऑलरेडी। इमरान खान से मुलाकातें पहले भी होती रही हैं, अब सवाल उठाया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी भी मिल लेते तो क्या हर्ज था। इसी तरह बानी PTI की सेहत को लेकर तहरीक इंसाफ शायद सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है या नहीं, उनके कंसर्न्स जेन्युइन हैं, ये भी एक अहम सवाल है। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। आइन के मुताबिक जब तक मुतल्लका सूबे की असम्बली गवर्नर राज लगाने की मंजूरी ना दे, गवर्नर राज नहीं लग सकता। अगर किसी तरह ऐसा फैसला हो भी जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की जमानत देना फिर शायद और मुश्किल हो जाएगा। इसी पे बात कर लेते हैं शकील फरमान, ब्यूरो चीफ NGO न्यूज़ पेशावर के। शकील बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बात होनी है, लेकिन पहले एक क्लैरिटी चाहते हैं आपसे। क्या पहले कभी ये हुआ है कि खान साहब से उनकी फैमिली, उनके वकील, उनके पार्टी लीडर्स जो हैं उनसे मुलाकात ना कराई गई हो, और कितना अरसा हो गया है, अब कितने दिन से किसी की मुलाकात उनसे नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ? देखिए, इससे पहले जो है इस तरह हो चुका है कि एक तवील अरसे तक जो है बानी PTI की ना पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात कराई गई थी और ना ही फैमिली वालों से। उसके बाद जो है फिर इजाज़त मिली थी, और यही सूरत हाल अब है कि मेरा ख्याल यही है कि एक 1.5 माह से ज़्यादा का अर्सा हो गया है कि बानी PTI की मुलाकात जो है नहीं कराई जा रही। और देखें, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुश्किल में है वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, क्योंकि आपको पता है कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो है कैबिनेट तश्कील दी गई थी और जो है सिर्फ 10 अरकान को ही लिया है अब तक। वो चाह रहे हैं कि अपनी काबीना को जो है वो मजीद वसअत दें, और इसलिए उनको बानी PTI की जो है हिदायत की ज़रूरत है। इसी तरह जो है सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, और जो है देखें मुक़द्दर हल्कों की ये ख्वाहिश है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनके साथ बैठें। और आप देखें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने इजलास के बाद ऐलान किया था कि सूबे में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा, और अब तक देखें वो एपेक्स कमेटी का इजलास क्योंकि नहीं बुलाया जा सकते, और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल आपको पता है कि तो एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं हो सका, वज़ीर आला के साथ क्या कोई बैठेगा? अब तो यही इत्तलात हैं कि गवर्नर राज लग जाएगा। कितनी मुसद्दक़ा इत्तलात मौसूल हो रही हैं शकील आपको? आप ज़ाहिर है पेशावर की सियासत से बड़े अरसे से वाकिफ़ हैं, और वो जो 6 नाम अब तो लिटरली सामने आ गए थे, वाकई क्या हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस तरफ जा सकती है, और अगर गई तो इसके क्या असरात होंगे सूबे पे? देखें, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ न दिया तो वफाकी हुकूमत जो है इसके ऊपर जो है गौर कर सकती है कि सूबे में जो है गवर्नर राज लगाया। जी मैं आपको बताऊं कि सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो है ऑपरेशन हो रहे थे IBOs, तो हुकूमत जो है उस तरह ऑपरेशन को ऑन नहीं कर रही है, तो कानून नाफिज करने इदारों के लिए जो है ये एक मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है। और अगर सूरत हाल यही रही, और आप देख सकते हैं कि कल से जो है एक मतलब फिर ये मामला जो है ज़ेर गर्दिश है कि सूबे में गवर्नर राज जो है वो लग सकता है, और इस हवाले से जो है काम सोचो विचार शुरू कर दिए और काम भी शुरू कर दिए कि आपको पता है कि 5 नाम जो है वो सामने आए हैं, और 6ठा नाम जो है मौजूदा जो गवर्नर हैं वो उनका अपने इनाम में अगर जो है कंसेंसस हुआ और कोई वफाकी हुकूमत ने कहा कि सूबे में गवर्नर राज लग सकता है, तो सबसे पहली चॉइस जो है अगर मुतफ़िका तौर पर अपोजिशन जमातें मुतफ़िक हुई तो फैसल करीम कुंडी साहब जो है वही कंटिन्यू करेंगे। अगर इत्तेफाक ना हुआ तो फिर इस सूरत हाल पे सोचा जा रहा है कि अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनमें जो है परवेज़ खटक साहब जो हैं, इसी तरह जो है JUI से भी जो है मुशावरत की जाएगी, और जो है अमीर हैदर खान होती साहब जो हैं उनके नाम के ऊपर सोच की जा रही है। तो फिर जो है देखा जाएगा कि उन 3 नामों में से किसी एक नाम पे जो है इत्तेफाक किया, और अगर ऐसा भी ना हो सका तो फिर देखें 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान के नाम शामिल है। अगर सियासी जमातें मुतफिक न हो सकें किसी एक गवर्नर के नाम के ऊपर, तो फिर जो है 2 फौजी अफसरान में से जो है किसी एक शख्स को जो है वो गवर्नर लगाया जाएगा, और फिर वफाक जो है वो सूबे को चलाएगी। लेकिन जो है ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कि उनको जो है इस बात के ऊपर कायल किया जाए कि वो IBOs जो हो रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी हो। अच्छा शकील, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप फिर भी था, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का हो या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों का हो या वफाकी हुकूमत का हो।
अब इनके साथ सुहेल आफरीदी साहब के साथ बताइएगा, कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? किसी का इनकी तरफ से एफर्ट है, दूसरी तरफ से एफर्ट है, या है ही नहीं दोनों तरफ से एफर्ट? देखिए NFC अवार्ड में तो जा रहे हैं। बताऊं कि मुलाकात, देखिए बात सुने, अगर कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाती है बानी PTI से, तो आप ये समझ लें कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और दोनों जो है अतराफ जो है वो बैठेंगे एक जगह पे, और उसके बाद जो है कोई इसका मसले का हल निकाला जाएगा। इस वक्त अगर आज की आप बात करें तो हुकूमत और जो है कानून नाफिज करने इदारे या एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है दूरियां हैं, वो दूरियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब पहले ही कह चुके हैं कि वो किसी जो है ऑपरेशन की जो है हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोलेटरल डैमेज होता है और फिर उसका अल्टीमेटली जो है नुकसान उनकी पार्टी को होता है और हुकूमत को होता है। तो मेरे ख्याल में जो है जब तक बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं होती, मामला क्लियर नहीं होंगे। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब को मुलाकात जो है करनी देनी चाहिए कि वो बानी PTI से मुलाकात करें, क्योंकि देखें सिर्फ अमन अमान का मसला नहीं, उनकी अपनी हुकूमत के लिए भी मसला है। कल जो है पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है। शुक्रिया आपका, थैंक यू शकील, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करनी है, जैसे कि हम मईशत की भी बात कर रहे थे, चारों तरफ से सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। IMF नवंबर में टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम, IMF का जो था वो हम रहे, कितने अरब 885 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ, जो 995 अरब रुपए के हदफ से 10 अरब रुपए कम है। सिर्फ यही नहीं, गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा ना होने के मुतरादिफ है। पाकिस्तानी बरामदात में भी खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी कभी उभरता हुआ शोबा समझा जा रहा था, मगर अब ये भी बहरान का शिकार है। 2022 से 2025 तक 5000 से जायद जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं। जब हम आपको बताते रहते हैं ब्रेन ड्रेन, तो ये दीज आर द फिगर्स। और इसी तरह कई बड़ी फार्मा कंपनियां मुल्क छोड़कर गई हैं और कई ने अपना सेटअप जो है वो डेफिनेटली तब्दील कर लिया। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि ये जो एग्जिट हो रहा है ना, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड आवर इकोनॉमी। जाहिर है, और इस पे सभी को तशवीश होनी चाहिए, हुकूमत को सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि सुपर टैक्स के खात्मे और टैक्स की मजमूई शरह में कमी के बगैर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई सरमायाकारी को राग़िब करना मुमकिन नहीं है। मतलब कोई भी आप देख लें, आपका रियल स्टेट का शोबा वैसे ही उसका भट्टा बैठा हुआ है, मतलब प्लॉटों की खरीदो फरोख्त तो आप छोड़ देना। डॉक्टर अली हसनैन ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर अली, ये हमारी ऑब्वियसली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दे आर नॉट वेरी इनकरेजिंग। इस साल वैसे भी साल ख़त्म हो रहा है कि थोड़ी सी असेसमेंट की भी ज़रूरत है। क्या ऐसा हुआ है कि हमारे फिगर्स जो हैं दे आर फॉलिंग और IMF से भी डिमांड्स जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही हैं? हमारी अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखें तो हमने एक स्टेबिलिटी की डायरेक्शन में तो काम किया है और काफ़ी मुनासिब काम किया है। लेकिन जिस तरह की हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मेरे नज़दीक अभी तक हमारे प्लान्स के अंदर एक डिस्कनेक्ट है, जिसके अंदर हम चाह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, उसका वो एक इम्पॉर्टेंट मसला है। प्राइम मिनिस्टर अपने अक्सर इंटरवेंशंस के अंदर ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ये SIFC के जनरल साहब ने भी यही कहा, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो मेरे नज़दीक कम अज़ कम उस एक्सटर्नल ओरिएंटेशन के कंपैटिबल नहीं है फिलवक्त। और उससे हम जो हमारे पुराने ट्रेंड डेफिसिट के मसाइल हैं, हम उसके अंदर एक बार फिर हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे पास प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट की टीम क्यों नहीं है कि जो काम कर रही है। इस वक्त आपके पास प्राइम मिनिस्टर ने अभी वर्किंग ग्रुप्स बनाए जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के चंद अफराद को उसके अंदर शामिल किया है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर की भी कैपेसिटी बहुत कम है टेक्निकल इकोनॉमिक एनालिसिस की और कंसेप्चुअली। बल्कि ये जनरल साहब की भी जो स्टेटमेंट थी, मैं वहाँ मौजूद था और मुझे उसके अंदर भी टेक्निकल फ्लॉज नज़र आए। और उसमें बुनियादी एक मसला ये है कि अगर आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं तो आपके पास दो मसाइल का आपने हल निकालना है। नंबर एक ये है कि आपका
अपनी एक्सचेंज रेट के ऊपर कोई एक प्रिंसिपल्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। पाकिस्तान में आपने देखा होगा अक्सर अखबारों में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात की जाती है कि रियल जो है वो 100 है कि नहीं। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिस डेटा के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है वो 15 साल पुरानी हो चुकी है। हमें अपने रियल को अपडेट करने की ज़रूरत है, उसके बगैर हम ये कंफर्म कर ही नहीं सकते कि डॉलर सस्ता है महंगा है। तो एक एक्सचेंज रेट का मसला है। सेकंड मसला ये है कि हमने जब तक हम अपना फिस्कल डेफिसिट कम नहीं करेंगे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम नहीं होगा। और फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए हमें अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है। अगर आप इस हुकूमत के 3 साल गुजर चुके हैं और टैक्स नेट के ऊपर परफॉर्मेंस देखें, जो कि मुश्किल काम है माना, लेकिन उसके ऊपर कोई सब्सटैंशियल प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा। और जो काम नज़र आ रहा है FBR की तरफ से, क्योंकि जाहिर है वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते। फिर आपको पता ही है हमारे यहाँ सैलरी क्लास ऑलरेडी कितना टैक्सड है। फिर जो कारोबारी तबका है उनको ये रिजर्वेशन हैं, भाई ये छापे मारते हैं और इस तरह ट्रीट करते हैं। अब तो फिज़िकल होने तक नौबत पहुंच गई है। मतलब मुख्तलिफ बड़े बड़े स्टोर्स पर जो FBR की टीमें रेड्स कर रही हैं वहाँ पे मुलाजमीन को ज़्यादा कोप कर रही हैं और साथ जाते हुए CCTV कैमरों की फुटेजेस भी ले जाती हैं। सो इज़ दिस द राइट वे टू गो अबाउट इट? ऐसे ये कर लेंगे अपने टारगेट्स अचीव? सबसे पहले मेरे ख्याल में ये है कि जब आपने टैक्सेशन करनी है तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करके दें कि हमारा कौन सा सेक्शन है इकोनॉमी का जो अंडर टैक्सड है। और ये बात की जाती है कि हर कोई टैक्स दे रहा है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन सब्सटैंशियल सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो अंडर टैक्सड हैं। चाहे आप वो सर्विसेज के अंदर बात करें जिसके अंदर कैश डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो आप एग्रीकल्चर की बात करें जिसके अंदर किसी हद तक अंडर टैक्सेशन है, चाहे आप इंडस्ट्रीज की बात करें जिसके अंदर वैसे फॉर्मली टैक्सेशन तो बहुत है लेकिन सब्सिडीज भी उसके साथ साथ हैं। सो हमारा ओवरऑल जो बर्डन है वो उसकी अच्छी कैलकुलेशंस हमारे पास नहीं है। और हम अनफॉर्चुनेटली ये मुशर्रफ एरा से हम बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में अब CNIC पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे शुरू के नंबरों में आता था, सर फहरिस्त था जिन ममालिक ने CNIC जैसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्रिएट किया। उस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अंदर ये मुशर्रफ एरा प्रपोजल है कि जी हमारे पास डेटा देखें क्या है, हमारे पास बैंक अकाउंट्स हैं सबके, हमारे पास प्रॉपर्टी सारी लिंक्ड है CNICs के साथ, गाड़ियाँ सारी लिंक्ड हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल सारा लिंक्ड है। तो ये इसको ऑडिट करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल विल की कमी है जिसकी वजह से, और ये अक्सर आपके चैनल पे और दीगर जगहों पे लोगों ने इसको आइडेंटिफाई भी किया कि कहाँ कहाँ पॉलिटिकल विल की कमी है, जिसकी वजह से हम अभी तक वो जो हमारा पुराना टैक्स बेस है उसी के ऊपर हम प्लस माइनस टैक्सेस करके, यानी टैक्स बेस के बजाय टैक्स रेट के ऊपर ही कॉन्वर्सेशन चलती है। कहा जाता है अच्छा, अभी जी डॉक्टर अली, अभी हमने अंडर टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं, टैक्स नेट में लाने की भी बहुत बातें सालों से चल रही हैं, उसमें भी आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल विल कम है या फिर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है? व्हाट इज द हिच ओवर देयर? बिकॉज ये भी वो चीज़ है जो कि बहुत अरसे से चल रही है। छोटे ताजिर आप कर ले, मतलब छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज आप कर ले, इसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। अच्छा, कुछ इसके अंदर टेक्निकल इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पे हमारे टैक्स से जो टैक्स कलेक्टर है हमारा, उसकी कितनी मोटिवेशन है कि वो टैक्स कलेक्ट करे, और उसके अंदर हमारी लैक ऑफ फिस्कल डेवोल्यूशन उसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रखती है। जब केट है कि गवर्नमेंट थी तो मैं एक कमेटी का हिस्सा था पंजाब के अंदर जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी कहलाई जाती है। उसके अंदर जो आपके स्टेटस को पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो बहुत एक आप कह रहे हैं लो एनर्जी मुझे लगा कि हमारी एफर्ट है टैक्सेशन बढ़ाने की, और उसकी समझ इस तरह आती है कि जब आपको पता है कि एक फेडरेशन से ट्रांसफर आएंगे और सब्सटैंशियल अबाउट 85% हमारे जो प्रोविंसेस के एक्सपेंडिचर्स हैं वो फेडरेशन कलेक्ट करके दे रहा है, तो प्रोविंसेस आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करें क्योंकि उनको फिर स्पेसिफिक टैक्स के ऊपर पॉलिटिकल हिट पड़ता है। टैक्स कलेक्ट करना किसी भी मुल्क में और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सियासी तौर पे महंगा पड़ता है सियासतदान को, तो वो उससे कतराते थे। लेकिन जो उसका अपसाइड है कि आपने टैक्स कलेक्ट किया और फिर आपने परफॉर्म करके दिखाया, वो फॉर वेरियस रीजंस यहाँ उनको इतना नज़र नहीं आता। सो एक ये चीज़ है। लेकिन जो आपने बात की, देखें तकनीकी मसाइल को हल करना बड़ा आसान काम होता है। आप एक्सपर्ट को लेकर आते हैं, आप कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्टर लेकर आते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल विल को हमने अभी तक फिगर आउट नहीं किया हुआ, और ये आज की नहीं, ये ख्याल में 4-5 दहाइयों का मसला है।
बहुत पुराना मसला है और ये भी नहीं समझ आ रहा ना कि अब भी कोई इसको हल करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अली हसनैन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और ये जब सूबों को ये पता है कि इतना पैसा वफाक से आ जाना है तो फिर वो क्यों एफर्ट करेंगे अपने टैक्स को कलेक्ट करने में, लेकिन इसका क्योंकि उसका पॉलिटिकल हिट उन्हें मिलता है, लेकिन इसका अगर अपसाइड देखें डॉक्टर साहब भी कोई इंसेंटिव देना चाहिए टू एक्चुअली डू वो टैक्स ना सिर्फ कलेक्ट करें बल्कि फिर डेवलपमेंट पे खर्च भी करें तो लोग खुशी खुशी टैक्स भी देंगे, क्योंकि अदरवाइज तो जो टैक्स रेट हैं इट्स टू हाई। ब्रेक ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गजा में जंग बंदी के बावजूद क्या हो रहा है जी? इजराइल जारियत जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई, थम नहीं सकी। इजराइल ने जंग बंदी मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं 10 अक्टूबर के जंग बंदी मुआहदे के बाद से इजरायली फ़ौज अब तक 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है ऑलरेडी। वो एक्चुअली जिस वक्त की बातें हो रही थी ना उस वक्त से ये स्टार्ट हो चुका था मामला। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 2 हफ्ते पहले ट्रंप के अमन प्लान की मंजूरी दी थी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी आपको पता है कि इस्तेहकाम फोर्स एक जो थी पीस फोर्स बनाने की तजवीज़ भी शामिल है और ऐसी इतलात थी कि मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज इस आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा होंगे जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी शामिल था। इस पर भी बड़ी बात थी, हो सकता था ये भी कहा गया था कि आलमी अमन फोर्स हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों का हिस्सा होगी। पाकिस्तान ने अगरचे ट्रंप के अमन प्लान की हिमायत की थी मगर पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया था कि वो मुजव्वज़ा गज़ा अमन फोर्स में शामिल होने पर तैयार है मगर हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिशों का हिस्सा वो तो नहीं कुछ ऑब्वियसली क्लॉजेस थे इधर। पाकिस्तान को इस बात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर हमले जारी हैं। 2 दिन पहले इसराइली फोर्सेस ने सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी जब आग जलाने के लिए लकड़ियाँ चुनने वाले कम उम्र 2 फ़लस्तीनी भाइयों को मिसाइल हमलों में शहीद कर दिया। हार्ट ब्रेकिंग विजुअल्स जो थे वो देखने को मिले। नायब वज़ीर आज़म अच्छा चलें जी और भी बहुत बात कर लेते हैं लेकिन नायब वज़ीर का क्या कहना था वो भी हम बताना चाहते थे आपको। इसहाक डार ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान गज़ा में क़याम अमन की ऑब्वियसली कोशिशों का हिस्सा बनने को तैयार है बट ऑफ कोर्स देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड ओवर देयर। क्या कहा ये देख लेते हैं पहले। अब ये जो फोर्स है ये हमारी ये इंटेंशन है, ये पहली दफा पीछे 2 स्टेट सोल्यूशन की मीटिंग रियाद में हुई और ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डीवेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, ट्रंप अमन प्लान के तहत गज़ा में जंगबंदी पर पूरी दुनिया ने खैर मकदमी किया था लेकिन वक्त के साथ अब रिजर्वेशंस तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। तुर्की ने खुलकर बात की, हमारे ख्वाजा आसिफ का भी ये मानना है कि जंगबंदी एक तरफ़ाई नज़र आ रही है। आपको भी यही लगता है? सदर ट्रंप का जो 20 पॉइंट प्लान है जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल ने एक UN रेजोल्यूशन के तौर पे अडॉप्ट किया है, मैं समझती हूँ काफ़ी बेयकीनी का शिकार हो गया है। जैसे कि हमारे भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर इजराइल की तरफ से सीज़ फायर की पाबंदी ही नहीं होती तो फिर ये कैसे प्लान पे अमल हो सकता है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। और इसके साथ साथ ये भी है कि काफ़ी हद तक सवाए ये कि इजराइल सीज़ फायर की वायलेशंस करता जा रहा है, उस पर जो अमल करना है उस प्लान पे, उस पर काफ़ी खामोशी है इस वक्त। जब से हमास ने इसको रिजेक्ट किया, आपको मालूम है कि जब ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ तो हमास ने एक स्टेटमेंट शाया की, रिलीज़ की और उसमें यही कहा कि उनको नामंजूर है बिकॉज़ इसके बहुत सारे जो पहलू हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो डिफरेंसेस हैं हमास के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, जो कि कतर और इजिप्ट जो हैं वो इसमें मीडिएशन का रोल प्ले करते रहे हैं, तो तवक्को ये थी कि वो मुज़ाकरात का हमें कुछ पता चले। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो शुरू भी हुए हैं कि नहीं। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया ये प्लान इम्प्लीमेंट भी हो सकता है या नहीं।
बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े क्वेश्चंस उठ भी रहे हैं इस प्लान के हवाले से। ये बताइएगा डॉक्टर मलिहा कि इस जंग बंदी को मुस्तकिल क़याम अमन का दर्जा जो है देने के लिए अमन प्लान का अगला हिस्सा एक फ़ोर्स की तैनाती है। अब पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। इतलात हैं कि हमास को गैर मुसल्लह करने के मामले पर बाकी भी जो ममालिक हैं उनमें भी इशूज़ हैं, वो भी दे आर ऑल्सो रेजिंग सम इशूज़ कि ये कैसे होगा या हम क्यों करें। तो क्या दुनिया फिर आपको लगता है कि एक डेडलॉक की तरफ बढ़ रही है? देखिए, शुरू से ही ये जो आर्जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तजवीज़ जो दी थी और जो कि यूएन रेजोल्यूशन में भी अब आ गई है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो देखिए उसमें बहुत सारी अभी चीज़ें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत थी। उसकी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं मालूम, उसका स्कोप और स्ट्रक्चर नहीं मालूम, तो ये चीज़ें, ये वजाहतें अभी नहीं आई सामने। लेकिन ये ज़रूर है कि इसी रेजोल्यूशन में, इस पीस प्लान में कहा गया है कि एक ज़िम्मेदारी जो होगी इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की, वो होगी हमास को डिसआर्म करना, और उसके अलावा जो भी फोर्स का हिस्सा बनेंगे उनको इजराइल के साथ ताउन करना पड़ेगा, और वो एक पीस कीपिंग फोर्स नहीं होगी, ना ही वो यूनाइटेड नेशंस की फोर्स होगी। यूनाइटेड नेशंस की कोई सुपरविजन नहीं होगी इस पर, और ये एक इन्फोर्समेंट फोर्स होगी। तो उस पर भी बहुत सारे जो ममालिक हैं उनके खदशात हैं। बल्कि अभी हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में एक तफसीली स्टोरी शाया हुई जिसमें ये कहा गया कि बहुत सारे मुसलमान मुल्क जो कि शुरू में चाह रहे थे कि वो इसका हिस्सा बने, अब वो पीछे हट रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, मैं तो शुरू से ही ये कहती आ रही हूँ कि पाकिस्तान को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं मेरे जहन में। पहले तो ये कि हमारा कोई काम नहीं है कि हम जाके वहाँ हमास को डिसआर्म करें, उसको डीमिलिटराइजेशन हमारा काम नहीं है। और दूसरा ये कि ऐसे वक्त पे जबकि इज़राइल सीज़ फायर वायलेशंस किए जा रहा है और उसका कब्ज़ा अभी भी गाज़ा के आधे हिस्से पे, आधे से बल्कि ज़्यादा हिस्से पे है, तो अगर हम कोई फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो उसमें फिर हम एक, आप ये कह सकते हैं, एक बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन में हम दाखिल हो जाएंगे, जिसको अंग्रेज़ी में क्वॉगमायर कहते हैं। हम उसमें भी फंस सकते हैं। और तीसरी वजह मेरे जहन में ये है कि जो भी इस फोर्स का हिस्सा बनेगा उसको इजराइल के साथ ताउन करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान तो इजराइल को रिकग्नाइज ही नहीं करता। हाँ, तो फिर ताउन का कहाँ से सवाल पैदा होता है? ये डॉक्टर साहब, इस पूरी सूरत हाल में आप खित्ते का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? अमेरिका और इसराइल के लचक दिखाए बगैर क्या वो अमन मंसूबा जो तजवीज़ करदा है तकमील तक पहुँचना पॉसिबल भी है उसका? देखिए, तारीख तो हमें बताती है, अफसोसनाक है ये तारीख, लेकिन वो बताती ये है कि मुख्तलिफ वक्त पे फ़लस्तीन के बारे में उसके हवाले से पीस प्लान्स बनाए गए, चाहे वो ऑस्लो पीस प्रोसेस था या वो क्वार्टेट की तरफ से प्लान बने गए, लेकिन वो सब नाकाम हुए अनफॉर्चुनेटली। और क्यों हुए? इसलिए कि इज़राइल को कोई दिलचस्पी ही नहीं थी इस किस्म के अमन प्लान्स में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये प्लान भी उसी तरह, इसका भी वही कंक्लूजन होगा, उसका भी फेट यही होगा कि ये भी फेल हो जाएगा? ये तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो ये शुरू में ही हमें इतने मुश्किलात नज़र आ रहे हैं। तो आया सदर ट्रंप, जिसने कि ये सारा अपना क्रेडिट लिया है इस प्लान का, मगर सदर ट्रंप का अटेंशन स्पैन ही कुछ नहीं है। वो एक दिन फ़लस्तीन के इशू पे फोकस करते हैं, दूसरे दिन यूक्रेन के इशू पे। अब वो एक यूक्रेन के पीस प्लान के पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि उसको एडवोकेट कर रहे हैं, और उन्होंने एक प्लान पेश किया है यूक्रेन के हवाले से। तो अगर इस पे फोकस नहीं है और फोकस हट रहा है, अटेंशन स्पैन जो है सदर ट्रंप की वो इसमें कम होती जा रही है, तो फिर ये कैसे आगे जाएगा? सो इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अनसर्टन इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी स्पॉट ऑन बात की है। टेंशन स्पैन के भी इश्यूज हैं कि वो वाकई वो समझ लेते हैं कि जी मैंने एक के इंस्ट्रक्शंस दे दिए, हो जाएगा। चैलेंज पाकिस्तान को अपने हमसाये मुल्क से भी दरपेश। जी बिल्कुल, ये वाली भी डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है कि हमारे हमसाये में अफगानिस्तान जो है उसके तालिबान रजीम से हर सतह पर बात हो चुकी है, लेकिन वहाँ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स का, खैर अब तो शायद चांस भी ख़त्म हो चुका है। क्या अफगानिस्तान में तालिबान का
अबूरी सेटअप जो है वो जब तक रहेगा हमें ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? देखिए, जो तालिबान की वहाँ पर हुक्मरानी है उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा अफगानिस्तान में, तो वो एक हकीकत है। अब वो हकीकत जो है, जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है, टीटीपी के जो मुख्तलिफ अटैक्स हैं उनको रोका नहीं, जिससे कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए उनके साथ, तो अभी तक वही कंट्रोल में हैं, तो उन्हीं को किसी तरह से या प्रेशर डालना है या आमादा करना है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ही चलानी पड़ेगी, किसी हद तक प्रेशर रखना पड़ेगा और साथ साथ देखना पड़ेगा कि क्या सफारती इंगेजमेंट फिर से अगर हम शुरू करें तो वो किन टर्म्स पे हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई ना कोई हल निकालना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान 3 फ्रंट्स पे मुकाबला कर रहा है सिचुएशन, जो कि सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, जो चैलेंज है। एक फ्रंट है भारत, दूसरा फ्रंट है अफगानिस्तान और तीसरा फ्रंट मैं समझती हूँ अंदरूनी है, यानी कि जो इंसर्जेंसी, टेररिज्म वगैरह मुल्क के अंदर हो रही है। तो ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है कि 3 फ्रंट्स जो है वो साइमल्टेनियसली उनको टैकल करें। एक फ्रंट को डिफ्यूज़ करना लाजमी है, वो एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान किस तरह से करता है, और वाकई ये बहुत ही बड़ा पॉलिसी डिलेमा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ज़रूरत तो है इस बात की कि एक फ्रंट जो है वो डिफ्यूज़ करे। एक फ्रंट डिफ्यूज़ होना चाहिए, एब्सोल्युटली। ख्वाहिश भी हमारी यही है, लेकिन अब नहीं, कितनी ख्वाहिश करें। और डॉक्टर मलिहा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। ओके जी, आप बताएं, आपको एक पाकिस्तानी कंपनी है जिसका नाम है ION IV। इसके लिए एशिया पैसिफिक बिजनेस अवार्ड ना सिर्फ इस कंपनी बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा एजाज़ है। और ये एजुकेशनल कंसल्टेंसी चंद साल पहले ही आपको पता है कि मैदान में आई, लेकिन जल्द ही नुमायां होने लगी और इसलिए APAC इनसाइडर की जानिब से उन्हें इस साल के अवार्ड्स की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस कंपनी के बानी और हेड काउंसलर शानजा खान। बहुत शुक्रिया शानज़े, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो ये अवार्ड मिलने पे। कितना आम है किसी पाकिस्तानी कंपनी को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाना और फिर इसे अचीव करना? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो के लिए। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड एंड ऑनर्ड to have received the Asia Pacific Business Award for the best counseling firm in Pakistan. ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, मेरी टीम की जीत नहीं है, पर मेरे नज़दीक ये पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि हमें ये मौका मिलता है पाकिस्तान का नाम रोशन करना ग्लोबल स्टेज पे। APEC का जो प्रोसीजर है for selecting firms to be the best in their respective field is based on a very rigorous research process and then an evaluation process by their panel of judges. To be selected as the best of the best in Pakistan is a moment of tremendous pride for me. अच्छा शान साहब, ये बताइएगा कि आपकी कंपनी जिस फील्ड में काम करती है, विच इज़ ऑब्वियसली एजुकेशनल कंसल्टेंसी, ये बड़ी एक यूनिक भी बात है, ख़ास तौर पर आजकल के दौर में जहाँ AI है, इनोवेशन है, रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत कुछ बदल रहा है। क्या ये सब आपके काम को मुश्किल बना रहे हैं या फिर आसान बना रहे हैं? देखिए जी AI हर सेक्टर में आ चुका है, हमारे सेक्टर में भी आ चुका है, और फ्रैंकली मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर बच्चा ChatGPT या कोई और AI टूल इस्तेमाल करे ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए या आइडिएट करने के लिए, बट उनका काम उनका ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सुनने में आता है कि हमारी इंडस्ट्री में कई मैल प्रैक्टिसेस हों और एथिकली जो है कई काम नहीं किए जा रहे, बट दिस इज़ वन पॉइंट जिस पे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नोट कि वी मेक श्योर कि दैट द स्टूडेंट builds their profile themselves, they have those experiences themselves, and they are working with editors कि वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और एसेस खुद लिखते हैं कि काम उनका ही होना चाहिए और उनकी ऑथेंटिक वॉइस आगे आनी चाहिए।
तो AI के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट एज काउंसलर्स एंड एजुकेटर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। आप AI को इस्तेमाल कर सकते हैं टू राइट गुड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन फॉर स्टूडेंट्स। कई दफ़ा टीचर्स इतने बिजी होते हैं कि वो कट कॉपी पेस्ट करके एक रिकमेंडेशन दूसरे स्टूडेंट के लिए कर देते हैं। आप बच्चे की CV जो है एक AI टूल में डाल सकते हैं और उससे एक अच्छा LOR जनरेट कर सकते हैं जिसको आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टूल जो काउंसलिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करें। बिल्कुल किया जा सकता है और सर्टनली आपको एक चीज़ मिल जाती है, उसको फिर आप खुद ट्वीक करें, उसको खुद पर्सनलाइज करें। चैलेंज वैसे यहाँ ये भी बन जाता है, वो आपको इतनी परफेक्ट चीज़ मिल जाती है, वो लगता है कि वो लिटरली आप ही के अल्फाज हैं जो आप कहना चाह रहे थे, इसलिए वो चैलेंजिंग हो जाता है उसको चेंज करने। शाज़ा साहबा, एक आम तासुर ये भी है, आप माशाल्लाह कामयाबी से अपनी एक कंपनी चला रही हैं, अवार्ड्स जीत रही हैं, और ये तासुर ठीक भी है कि हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में ख़वातीन को कारोबार के ऐसे मौक़े मिलना और फिर मिल जाएं तो उनका तरक्की करना ज़रा चैलेंजिंग होता है इस माशरे में। सो बतौर ख़ातून इस कामयाबी पे जो आपने हासिल की है, यह आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सेक्टर में बहुत फीमेल्स हैं एंड ये बहुत अच्छी बात है। It was not very difficult for me to break into this sector. आई थिंक जो एक काउंसलर को दूसरे काउंसलर से डिफ्रेंशिएट करता है वो उनके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो उनका बैकग्राउंड है, वो उनकी एजुकेशन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह से ऑल द काउंसलर्स एंड एजुकेटर्स दैट आर विद अस एट ION IV are not only very, very highly qualified, with most of them having international degrees, but they have received extensive on-ground training. In addition, I think as an entrepreneur, scaling and expanding ION IV beyond Pakistan is something that I'm really proud about. अब हमारी बहुत बड़ी presence है मिडल ईस्ट में, दुबई में, सऊदी अरेबिया में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, USA में, और अल्हम्दुलिल्लाह I look forward जिस दिन ION IV के दफ्तर हर कॉन्टिनेंट में मौजूद होंगे। Good luck for that जी, good luck for that। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की बात होगी। नहीं ना, हम पहले बात फेस्टिवल की ही बात करेंगे। बिल्कुल, और हम बिल्कुल बात भी करेंगे। आखिरी दिन चल रहे हैं, आपको पता है इस फेस्टिवल के। बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं। होपफुली यू आर कुछ ना कुछ तो आपने अटेंड कर ही लिया होगा और एंजॉय कर लिया होगा। कल ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ हुई जो बहुत ही डिफरेंट थी। सो दिस इज़ अ डांस ग्रुप, और उसमें जो अक्सर हमने देखा है कि स्पेस नहीं दी जाती डांसर्स को उस तरह हमारे माशरे में जो होनी चाहिए। तो हमारे साथ जी कौन है, माया डांस थिएटर के आर्टिस्टिक डायरेक्टर कविता कृष्णन, और उनके साथ हैं जून लिन। दे हैव जॉइंड अस, इनकी परफॉर्मेंस हो गई कल। सो कविता से पहले हम सवाल कर लेते हैं। कविता, आप बताइएगा, ये आप पहली दफ़ा हैं, इज़ इट योर फर्स्ट टाइम हियर इन पाकिस्तान? How is it going so far? How did this happen? This world culture thing in Pakistan happen for you? It's been fantastic. We're very happy to be here, and the entire invitation came from the Arts Council of Pakistan. They had observed our performance on the social media, which we did recently this year in June in Jakarta, Indonesia, as well as in Singapore. It's titled Bumi. And we got a pleasant surprise from the Arts Council to come over to present our work at the World Culture Festival this year. We feel extremely very honored about that invitation. We are so great to have you. Glad that you are here, and we're grateful to you that you. We will speak to that you made it here. We will speak to June as well, Kavita. But first, could you explain a little bit of the performance that you did yesterday? What kind of a dance form is it? So the title of the performance is called Random Chapters. And the focus of the entire production was looking at bringing a social message about diversity and inclusion, and that there's a space for everybody that art can bring us to, where there is no labeling, as well as there's a lot of humanity, and its values are very important in today's world. So that was what the entire production was about. The genre that we looked at was Maya Dance Theatre's speciality is using contemporary dance with Asian sensibilities. I'm trained in Bharatanatyam, and my other colleagues like Sharul is trained in Malay dance, and Ramin is trained in Chinese dance. So this interweaving of these Asian dance forms came together yesterday
with the music composed by music director. And he was also the violinist yesterday, Mr. Kylie Nyong. So with all of this coming together, the dancers who are from Diverse Abilities Dance Collective, DADC in short, RSC. Right, Kavita, we are very curious to join, to talk to June Lin as well. June, welcome to Geo Pakistan, welcome to Pakistan. June, June, can you hear us? Yes, I hear you. Tell them. Wonderful. So we have heard great things about your talent and your dance. So how long have you been dancing? I've been dancing 20 years? 25. 25 years. What is your favorite genre of dance? Which kind of dance do you like the most? All kind of different dances forms like the Nancy mentioned is very contemporary or Bharatanatyams or other trends like by then. So you like Bharatanatyam, you like contemporary. And what did you perform last night? I did dance with my duet with Jai and I very first time in Pakistan. I express myself very emotions. Lovely. So Kavita, please do tell us how many people were a part of this dance performance. So basically the entire crew that is here, 10 of us were part of it. It also involved the caregivers of two of the artists, Arasi and Jaying. The mom of Arasi and the sister of Jaying was also performing for the first time with us in this inclusive dance production. So yeah, there was altogether 10 of us, out of which 9 of us were performers. One of them is the creative producer, Imran, was actually supporting us with the technical arrangements of the production. Well, lovely to hear that you all had Kavita. a great time here. This is something that we have never seen before. Thank you for coming to our show, Kavita and June. Thank you so much for bringing this to Pakistan as well. Thank you. अब हमें लगता है कि और भी लोग आते रहेंगे इंशाल्लाह. हमारा festivals जो हैं बड़े ज़बरदस्त चलते हैं. That is it. We're going to see you tomorrow. Have a great day. Bye.